हेलो एवरीवन, आप लोग बार बार बोल रहे थे मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो हालांकि मैं इस चीज़ का दावा तो नहीं करती हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलते जुलते आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है जितने भी पोएट्स हैं उन पोएट्स को और उनकी जो पोएम्स हैं उनके नाम, कम से कम आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम किसने लिखी है। और उसके बाद एक कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे चौसर के बारे में तो हर राइटर की पहले तो बायोग्राफी थोड़ी थोड़ी आप सबको पता होनी चाहिए कि चौसर जो है वो कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, उनके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स क्या क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। और मेरे हिसाब से पार्टनर का कैरेक्टर, वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर या चौसर एज ए पोएट एक इम्पॉर्टेंट इस राइटर में से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में से ये लोग क्या करेंगे, पोएम की लाइन के बीच में से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो बहुत सारे बनते हैं और मैं इस वीडियो में उनको नहीं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी सी बस चीज़ें ध्यान रखनी है कि वाइफ ऑफ बात जो है वो उनके दांत में गैप था और वो बहुत बड़ी हैट पहनती थी और किसका बिज़नेस करती थी, क्लॉथ बिज़नेस करती थी। और पार्टनर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जब आप वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर करेंगे और पार्टनर का कैरेक्टर करेंगे तो इसमें ये दोनों चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। जॉन डन का एक वर्ड आपको याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट थे ये। उसके बाद मैंने ये 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं कि जॉन डन एज ए पोएट, हर राइटर को एज ए पोएट तो आपको करना ही है और हर पोएम की समरी आपको पता ही होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न जो है वो एक्चुअली समरी ही पूछ रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे देते हैं। बाकी ज़्यादातर आपके या तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछी जाती है या समरी ऑफ द पोएम ही पूछी जाती है या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जॉन डन एज ए पोएट है, समरी ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड या क्रिटिकल अप्रिसिएशन, या डू यू अग्री विद जॉन डन इन सेइंग दैट डेथ इज अ ही कॉल्स डेथ एज अ पुअर डेथ। ओके, और लास्ट लाइन इस पोएम की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जॉन मिल्टन के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, ये सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी, ये सारे मैं पोस्ट में भी डाल दूंगी इनकी स्क्रीनशॉट्स लेके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि शॉर्ट क्वेश्चंस में जॉन डन में से क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे वो कि जो किस किस के साथ रहती है डेथ, डेथ को पर्सोनिफाई किसको किया गया है, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है तो पर्सोनिफाई किसको किया है, डेथ को किया है। या डेथ किस किस के साथ रहती है, किस किस की गुलाम है ना। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि डेस्परेट मैन, सिकनेस, है ना, वॉर, पॉइजन, यहाँ इनके साथ तो वो रहती है। और डेस्परेट मैन किंग्स और इन सब की गुलाम होती है। जॉन मिल्टन वाली जो पोएम है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो अंधे हुए थे, 44 ईयर्स की एज में वो अंधे हो गए थे। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक 2 टोन है इसके अंदर, ऑक्टेव में टोन थोड़ी अलग है और सेस्टेट में थोड़ी अलग है। ये एक सोनेट है। सोनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। डेथ बी नॉट प्राउड भी 14 लाइन की सोनेट है और जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी सोनेट है। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट में देख लेना, मैं फास्ट कर रही हूँ इसे। रेप ऑफ द लॉक में है कि ये एक मॉक हीरोइक पोएम है। मॉक हीरोइक पोएम कैसे है बेटा, क्योंकि ये एपिक ट्रेडिशन में लिखी गई है, यानी पुराने समय में जो एपिक्स लिखे जाते थे उनको किस में लिखा जाता था, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था। और ये पोएम भी जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और बहुत ही ग्रैंड स्टाइल के अंदर लिखी गई है, लेकिन बहुत ही तुच्छ सब्जेक्ट पे लिखी गई है। और क्रिटिकली एनालाइज द पोएम, ये 2 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आप देखिए सॉलिटरी रीपर है। सॉलिटरी रीपर में सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक राइटर है और सॉलिटरी रीपर में बार बार सॉलिटरी वर्ड। अच्छा, छोटे क्वेश्चंस में क्या बनता है इसमें कि एक तो वो किस तरीके का गाना गा रही थी, तो सैड गाना गा रही थी वो। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सॉलिटरी रीपर, यानी सॉलिटरी रीपर में ऐसे कितनी बार वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिन्हें अलोन के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज़ हुए हैं, है ना। कहीं पे हाईलैंड लास, अलोन, बाइंडिंग एंड कटिंग। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स लोनली के लिए आए हैं। और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, समरी, और वर्ड्सवर्थ इज़ अ रोमांटिक एज राइटर और इनकी लिरिकल बैलेड्स का ईयर भी याद रखना, 1798। डैफोडिल्स की समरी सफिशिएंट होगी मेरे हिसाब से। जॉन कीट्स की टू ऑटम जो है उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं, राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ओड टू ऑटम और कीट्स की सेंसुअसनेस और थीम्स इन द पोएम। जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 लाइन, वो आपके बनेंगे कि
मेलो फ्रूटफुलनेस और जो फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा के बीच बीच की जो लाइंस हैं, उन लाइंस में से क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद है आपका टेनिसन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो एक एलिजी है। तो आपको ये क्वेश्चंस दो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। एक तो इसकी टेक्निक जो यूज़ करी है उसने ना, रेपिटेशन बहुत यूज़ किया है, एलिजी है, और किन की याद में लिखी गई है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टेक्निक उन्होंने प्रोपाउंड की थी, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो समरी और सीए का मतलब है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, है ना। समरी एंड क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ब्राउनिंग की, और ब्राउनिंग की जो टेक्निक है एज ए पोएट, ये लास्ट राइट टुगेदर की बात कर रही हूँ मैं, है ना। ब्राउनिंग की जो लास्ट राइट टुगेदर है उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद डोवर बीच है। डोवर बीच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो लॉस ऑफ फेथ जो एक थीम है ना उसके अंदर उभर कर के आती है, तो वो, और डोवर बीच में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें भी यूज़ हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तोरुदत्त जो है उसकी अवर कैजुरिना ट्री है, उसमें ये एक तो सब्जेक्टिव पोएम है बहुत ज़्यादा, है ना। सब्जेक्टिव पोएम्स वो पोएम्स होती हैं जिनके अंदर पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है उससे रिलेटेड बात करता है। तो एक्चुअली तोरुदत्त की अवर कैजुरिना ट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इस पोएम को बिल्कुल मत छोड़ना और इसे आप करके ही जाना। सीता भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन कैजुरिना ट्री के कंपैरिजन में कम इम्पॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू की जो इंडियन वीवर्स है, अच्छा हाँ एक बात मैं भूल गई बताना आपको कि जो सॉलिटरी रीपर है उसके अंदर जो दो बर्ड्स हैं, ककू बर्ड और नाइटिंगेल, है ना, उन दोनों को यूज़ किया गया है, नाइटिंगेल और ककू बर्ड। और ये जो इंडियन वीवर्स है इसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो दूसरी बर्ड्स हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना कि कौन कौन सी बर्ड्स, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना कि जो सॉलिटरी रीपर है उसमें कौन सी बर्ड्स मेंशन हुई हैं, और सेकंड स्टैंजा उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन वीवर्स के तीनों ही स्टैंजाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वाले में सुबह का समय है, और बीच वाले स्टैंजा के अंदर शाम का समय है, और सबसे लास्ट वाले में रात की 12 बजे का समय का वर्णन किया गया है। सबसे पहले वाले स्टैंजा में जो बच्चा पैदा होता है उस समय के वस्त्र जो है वो वीवर बुन रहा है, और सेकंड वाले के अंदर वह किसके बुन रहा है वस्त्र, एक शादी का जो जोड़ा है वो सिल रहा है, और सबसे आखिरी में वो कफन बुन रहा है। इनके कलर्स बहुत याद रखना आप कि फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा कलर का कपड़ा है, सेकंड में कौन सा है और थर्ड में कौन सा है, और कौन सी बर्ड से एसोसिएट किया है वो भी आपको याद रखना है। प्लस इसका पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा स्टैंजा महेश यानी शिव जी से एसोसिएटेड है। उसके बाद ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट थीम बताती है ये पोयम, ये बताती है कि किस तरीके से वीवर्स के हाथ में हमारा जन्म, मरण और परण, यानी कि हमारे जीवन की जो 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें वीवर्स का कितना बड़ा योगदान है। तो ये वीवर्स के ऊपर भी यानी बुनकरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रकाश डालती है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस इसकी लाइंस के बीच में से ही आएंगे। एक तो कलर पे आ सकते हैं कि कौन से कलर का कपड़ा बुन रहे हैं, कौन से समय बुन रहे हैं, और जो 2 बर्ड्स इसके अंदर पिकॉक और हेल्सियन बर्ड जो है वो यूज़ हुई है उसको आपको याद रखना है कि कौन सी 2 बर्ड्स का नाम लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि एक तो गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और ये आपको याद रखना ही है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो गीतांजलि में किस तरह से दिखाई देती है, यानी भगवान को अर्पित उनकी दोनों कविताएं भी, वो आप देखिएगा, दोनों की समरी और सीए कर लीजिएगा। और एक बहुत मुख्य बिंदु यह है कि जितने भी राइटर्स हैं वो कब पैदा हुए, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे, और जो कविताएँ हैं और कविताओं के कवियों के नाम ये आपको रटने ही पड़ेंगे, आपको याद होने ही चाहिए कि ये कविता किसने लिखी है और पूरा नाम क्या है उस राइटर का। कई बार जैसे वर्ड्सवर्थ लिख देते हो आप खाली, उसका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, अलेक्जेंडर पोप है, तो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इन सब के स्क्रीनशॉट भी मैं अपलोड कर देती हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ये सिर्फ एक मेरा अंदाज़ा है, आप लोग बार बार बोल रहे थे इसलिए, तो इस पर भी पूरी तरह से डिपेंडेंट मत रहिएगा आप, आपकी तैयारी जारी रखिए और जितना अधिक पढ़ सकते हैं उतना अधिक पढ़िए, और ऑल द बेस्ट, और मुझे यकीन है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बाय बाय।